आगे देखते हैं लैंगिक जनन के समय की घटनाएं। लैंगिक जनन के समय की घटनाएं हम बता चुके हैं कि निषेचन होता है, निषेचन के पहले की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया और निषेचन के बाद की प्रक्रिया, 3 घटनाएं हमको पढ़ना है। निषेचन के पूर्व की घटनाएं, निषेचन की घटनाएं और निषेचन के पश्चात की घटनाएं। तो इसके अंतर्गत देखते हैं निषेचन के पूर्व में कौन कौन सी बातों को हमको अध्ययन करना है। एक तो युग्मक जनन यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, तो कितने प्रकार के युग्मक जीवों में बनते हैं जनरली वो हम देखेंगे और किस प्रकार का उसमें अंतर पाया जाता है। फिर जीवों में लैंगिकता कैसी होती है, माने एक लिंगी है जीव की द्विलिंगी है कि उभय लिंगाश्रयी है, एक लिंगाश्रयी है, इन सब में अंतर क्या है। फिर युग्मक निर्माण के समय उसमें कोशिका विभाजन किस तरह से होता है वो देखेंगे। युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है, माने युग्मक बन गए यानी गैमेट्स बन गए तो अब गैमेट्स को, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना भी जरूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, तो गैमेट का स्थानांतरण होगा। तो पादपों में किस तरह से होता है और जंतुओं में किस तरह से होता है। पादपों में 2 विधि से होता है, परपरागण और स्वपरागण यानी गैमेट्स के ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नर युग्मक का यानी कि पॉलन ग्रेन का मादा युग्मक यानी कि उसके मादा युग्मक के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसफर होने की क्रिया स्व पॉलिनेशन या परागण कहलाती है। ये भी 2 प्रकार का है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, तो ये हो गया निषेचन के पूर्व की घटनाएं। उसके बाद आता है कि गैमेट, यदि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास आ गए हैं तो अब दोनों में फ्यूजन होगा, फ्यूजन की क्रिया कहलाती है निषेचन। निषेचन भी 2 प्रकार का होगा, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम देखेंगे कि किन जंतुओं में एक्सटर्नल यानी कि शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है और किन जंतुओं में शरीर के अंदर। फिर निषेचन के पश्चात फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट का निर्माण हो जाएगा, तो जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को कहते हैं भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, तो भ्रूणोद्भव में क्या क्या प्रक्रिया होती है, एक तो कोशिका विभाजन और कोशिका का भिन्नन होगा। उसके बाद इसमें भ्रूण के निर्माण की विधि के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, अंड प्रजक और सजीव प्रजक, ओविपेरस और विविपेरस। ये संपूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं या फिर अंडे के रूप में बच्चे को जन्म दे, अंडे से फिर बच्चे बाहर निकलते हैं। तो जो अंडे से देते हैं उनको अंड प्रजक और इसको ये, तो आगे एक एक करके हम डिटेल अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है कि नर किसी भी जीव के अंग, लैंगिक अंगों में से कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो युग्मकों का निर्माण करती हैं। इसका डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि गैमेट्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, तो कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, ये जनन अंगों में बनते हैं और जनन अंगों की कोशिकाओं के द्वारा युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। अभी हम यहाँ पर इतना ही जानना जरूरी है। फिर कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड जनन अंगों के डिप्लॉइड कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये युग्मक या गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं यानी कि अगुणित होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 1 सेट होता है, गुणसूत्रों का सेट जो होता है वो केवल 1 होता है। ठीक है, अभी इतना ही जानना जरूरी है। तो युग्मक कितने प्रकार के बनते हैं, सम युग्मक, असम युग्मक और विषम युग्मक। तो इसमें अंतर देख लेते हैं। सम युग्मक किसको कहेंगे, आइसोगैमेट्स, यानी कि दोनों का आइसोगैमेट्स में ये बाहर से संरचना में भी समान होते हैं, आकृति में भी समान होते हैं और इनका व्यवहार भी समान होता है, तब ये कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आइसोगैमेट्स कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोगैमेट्स कहलाते हैं। अब आइसोगैमेट्स जो होते हैं वो जैसे इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, यूलोथ्रिक्स। आइसोगैमेट्स का एग्जाम्पल क्या होगा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, असम युग्मक, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि 2 प्रकार माने असम युग्मक, समान नहीं होते हैं, इनके गुणसूत्र ये आकार जो होता है वो अलग होते हैं। असम युग्मक जो होते हैं वो संरचना में तो समान होते हैं, इनको देखने से संरचना में ये समान होते हैं, ये देखने में एक जैसे होते हैं, आकार और संरचना दोनों का एक समान होता है, लेकिन इनका व्यवहार अलग होता है। एक जो होता है वो नर युग्मक की तरह कार्य करता है और एक दूसरा जो होता है वो मादा युग्मक की तरह कार्य करता है। भीतर से इनका व्यवहार अलग होता है जबकि संरचना बाहर से एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। इनको कहेंगे असम युग्मक या एनआइसोगैमेट्स कहते हैं। तो एनआइसोगैमेट्स में ये क्या है, आकृति समान है, आकार समान है, लेकिन व्यवहार अलग है। विषम युग्मक क्या होते हैं, हेट्रोगैमस। विषम युग्मक, इनमें आकार भी अलग है और दोनों का व्यवहार भी अलग है।
है ना। मादा युग्मक बड़े होते हैं आकार में और नर युग्मक या मेल गैमेट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। फीमेल गैमेट्स को अंडाणु और मेल गैमेट्स को शुक्राणु कहते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट रूप से इनकी संरचना में भी भिन्नता होती है, उनके व्यवहार में भी। मेल गैमेट जो होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो अक्रिय होते हैं। तो इस तरह से इनके आकार और संरचना के साथ साथ व्यवहार में भी अंतर पाया जाता है। तो ये हो गया 3 प्रकार के गैमेट्स, कौन कौन से? आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। तो इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता किस तरह से पाई जाती है? कुछ जीव जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, अर्थात उनमें केवल दोनों लिंग में से केवल एक ही लिंग उपस्थित है। जैसे फूलों का उदाहरण लेकर हम समझते हैं। जैसे फूल में देखिए जनन अंग कौन कौन से होते हैं? नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर यानी कि एंड्रोशियम, और मादा जनन अंग कहलाता है स्त्री केसर या गाइनोशियम। तो दोनों यदि उपस्थित हैं तो वो क्या होंगे? द्विलिंगी पुष्प होंगे। लेकिन यदि केवल एक ही अंग उपस्थित है वो पुष्प कैसा होगा? एक लिंगी पुष्प होगा। तो जैसे इस फूल में देखिए यूनिसेक्सुअल, इस फूल में देखिए यहाँ पर देखिए एक केवल सिर्फ यहाँ पर ये पुंकेसर या एंड्रोशियम आपको नर जनन अंग दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर मादा जनन अंग जो बीच में उपस्थित होता है इस तरह से ये नहीं है यहाँ पर। तो मादा जनन अंग के नहीं होने के कारण सिर्फ केवल एक लिंग उपस्थित है, तो ये क्या कहलाएगा? पुंकेसर, ये एक लिंगी कहलाएगा। तो एक लिंगी में भी 2 प्रकार के होंगे, जिनमें सिर्फ नर जनन अंग या पुंकेसर ही पाया जाएगा। वो पुष्प कैसे कहलाएंगे? पुंकेसरी। तो ये पुष्प कैसा है? पुंकेसरी या स्टेमिनस, पुंकेसरी या इसको कहेंगे स्टेमिनस फ्लावर। ठीक है। तो इसी तरह से यदि इसमें गाइनोशियम उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा? सिर्फ जैसे ये फूल है इस तरह से और इसमें सिर्फ गाइनोशियम उपस्थित है, अंडाशय और ओवरी अंडाशय और स्टिग्मा उपस्थित है, तो ये फूल क्या कहलाएगा? इस तरह का फूल क्या कहलाएगा? ये स्त्री केसरी या क्या कहलाएगा? स्त्री केसरी या गाइनेंड्रस। ठीक है, नहीं पिस्टिलेट कहलाता है ये, पिस्टिलेट, पिस्टिल कहते हैं इसको, स्त्री केसर को पिस्टिल कहते हैं। तो ये स्त्री केसरी को क्या कहेंगे? पिस्टिलेट कहेंगे। तो यूनिसेक्सुअल भी 2 प्रकार के हुए, पुंकेसरी जिसमें सिर्फ नर जनन अंग उपस्थित है उनको कहेंगे स्टिमिनस या पुंकेसरी, और जिसमें सिर्फ मादा जनन अंग उपस्थित है उनको क्या कहेंगे? स्त्री केसरी या पिस्टिलेट। तो 2 प्रकार के यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुए, पुंकेसरी और स्त्री केसरी। उसके बाद आते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या है? देखो यहाँ पर पुंकेसर यानी कि एंड्रोशियम और ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा यानी कि गाइनोशियम, स्त्री जनन अंग और नर जनन अंग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है। जैसे गुड़हल का पुष्प आप देखे होंगे तो एक ही पुष्प में उपस्थित है, तो वो कहलाएगा बाइसेक्सुअल। ठीक है। तो इस तरह के पौधे क्या इस तरह का पुष्प क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा। तो इसी तरह जंतुओं में भी पाए जाते हैं। कुछ जंतु में सिर्फ एक ही लिंग पाया जाता है एक जीव में, और दूसरे जीव में दूसरा लिंग पाया जाता है। तो ये मनुष्यों में भी हम देख सकते हैं एक लिंगी होते हैं कि मादाओं में जो होते हैं वो ओवरी पाया जाता है और नर में क्या पाया जाता है? टेस्टिस पाया जाता है। तो ये एक लिंगी होते हैं। तो इसी तरह सभी जंतुओं में पाया जाता है। कुछ जंतु जीव जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। तो इसका अर्थ आपको समझना है यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी का अर्थ। उभय लिंगाश्रयी यानी एक ही पौधे में 2 पुष्प उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन एक पुष्प जो होता है वो स्त्री केसरी है और दूसरा पुष्प जो है वो पुंकेसरी है। अर्थात एक पुष्प में नर जनन अंग पाया जा रहा है और एक पुष्प में मादा जनन अंग पाया जा रहा है एक लिंगी पुष्प, लेकिन एक ही पौधे पर उपस्थित है। तो ये क्या कहलाएंगे? इस प्रकार के पौधा क्या कहलाएगा? उभय लिंगाश्रयी कहलाएगा। ये पौधा क्या कहलाएगा? उभय लिंगाश्रयी कहलाएगा। तो इसमें उभय लिंगाश्रयी यानी कि दोनों लिंग के पौधे एक ही पुष्प पर उपस्थित हैं, तो वो उभय लिंगाश्रयी कहलाएगा। जैसे ये कद्दू में आप देख सकते हैं कि कुछ दूरी पर मेल फ्लावर दिखाई पड़ेंगे और कुछ दूरी पर फीमेल फ्लावर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये स्थिति कहलाता है मोनोशियस। ठीक है, मोनो माना एक ही पौधे पर उपस्थित है, तो इसको कहेंगे मोनोशियस। एक लिंगाश्रयी माने एक पौधे के पुष्प में केवल यदि एक नर फ्लावर है तो दूसरे पौधे के पुष्प में मादा फ्लावर उपस्थित है। इस तरह से आप पपीता में इसको देख सकते हैं उदाहरण। तो एक पौधे में यदि नर उपस्थित है और एक पौधे में मादा पुष्प उपस्थित है, तो इस प्रकार के पौधे को क्या कहेंगे? एक लिंगाश्रयी कहेंगे। तो इन
शब्दों को आपको अच्छे से समझना है, अर्थ सहित में आगे के चैप्टर्स में पूरे उपयोग होंगे, तो आपको उसको समझ में आएगा, याद करना होगा। ठीक है, युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन हम स्पष्ट रूप से बताए हैं, क्रियाविधि जब बता रहे थे। तो द्विगुणित है यदि पौधा है ना, यदि पौधे का शरीर कोई द्विगुणित है तो उसमें क्या जरूरी है, अर्धसूत्री विभाजन का होना जरूरी है, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएंगी। यदि पौधा अगुणित है तो उसमें समसूत्री विभाजन होगा, यानी गुणसूत्रों की संख्या जस्ट विभाजन से पहले डबल हो जाएगी और वही जो है बाद में 2 भागों में बढ़ जाएगी और n ही होगा, यानी उसमें गुणसूत्रों का एक एक सेट होना जरूरी है गैमेट्स में। तो ये हो गया युग्मकों के निर्माण के समय कोशिका विभाजन। चाहे पौधा द्विगुणित हो चाहे अगुणित हो, युग्मक हमेशा कैसे बनेंगे, अगुणित होंगे या हैप्लॉइड होंगे। और डिप्लॉइड पौधों में अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन होगा, पहले गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, फिर उसके बाद समसूत्री होगा। और यदि हैप्लॉइड पौधा है या अगुणित पौधा है जिसका शरीर में गुणसूत्र का केवल एक सेट उपस्थित है उसकी कोशिकाओं में, तो उसके जनक कोशिकाएं जो होती हैं वो गैमेट्स को कैसे उत्पन्न करेंगी, अगुणित या हैप्लॉइड गैमेट्स को उत्पन्न करेंगी। तो ये हो गया युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन। युग्मकों का स्थानांतरण, अब युग्मक मान लीजिए नर युग्मक नर फ्लावर पर और मादा युग्मक मादा फ्लावर पर, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर पर मेल और फीमेल गैमेट्स बन चुके हैं, लेकिन एक दूसरे के समीप जब तक नहीं आएंगे तब तक उनमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। तो उसके लिए इनमें गैमेट्स में ट्रांसफ़र के लिए विशेष विधियां पाई जाती हैं जीवों में। पौधों में 2 प्रकार का पाया जाता है, पौधों में इस विधि को कहा जाता है परागण। तो परागण भी 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण किन पौधों में पाया जाएगा, जिनमें यहाँ पर इस फूल को देखिए नर और मादा जननांग एक ही पुष्प पर उपस्थित है। तो इन पुष्पों में क्या विधि अपनाई जाएगी, स्वपरागण की विधि। इसी पुष्प के पुंकेसर से निकलकर पराग कण जो हैं इसी पुष्प के स्टिग्मा में आकर चिपक जाते हैं और फिर यहाँ से अंकुरित होकर यहाँ पर अंडाशय में जाकर निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो ये परागण क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। एक ही पुष्प के पुंकेसर से पराग कण का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाएगा। सिर्फ माने मेल गैमेट का मेल जननांगों से निकलकर फीमेल गैमेट तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, यहाँ तक पहुंचने की क्रिया जो है वो परागण कहलाती है। तो स्वपरागण एक ही पुष्प के पुंकेसर से परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया कहलाता है स्वपरागण। उसके बाद परपरागण में देखिए मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, या तो एक ही पौधे पर उपस्थित हैं उभय लिंगाश्रयी, या फिर अलग अलग पौधे पर उपस्थित हैं एक लिंगाश्रयी। तो भी इनमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, गैमेट के ट्रांसफ़र के लिए, युग्मकों के स्थानांतरण के लिए इसमें परपरागण की प्रक्रिया होगी। यानी कि एक पौधे चाहे पौधा जो है वो एक ही पौधे पर दोनों पुष्प उपस्थित हैं, एक लिंगी पुष्प उपस्थित हैं, या फिर अलग अलग पौधे पर उपस्थित हैं, तो इन एक लिंगी पुष्प के एक मेल फ्लावर से मेल गैमेट का फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परपरागण कहलाती है। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद करना होगा। उसके बाद आते हैं निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया होती है, गैमेट्स के फ्यूज़न को निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या होता है, निषेचन नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है निषेचन की प्रक्रिया, तो इसको कहेंगे यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूज़न की क्रिया शरीर के मादा के शरीर के बाहर होता है, तो वो निषेचन कहलाता है बाह्य निषेचन। और यदि मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसको कहेंगे आंतरिक निषेचन। ये जलीय जंतुओं में पाया जाता है, उभयचरों में, जलीय जंतुओं यानी कि मछलियों में, मेढक में, साथ ही साथ और अन्य उभयचरों में, साथ ही साथ शैवालों में इस तरह की निषेचन पाया जाता है कि जलीय माध्यम में ये अंडे छोड़े जाते हैं और फिर उनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं जलीय माध्यम में बाहर आते हैं और फिर एक दूसरे के समीप आकर उनमें फ्यूज़न की क्रिया होती है। तो इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं बाह्य निषेचन। किनमें पाया जाता है, ये जलीय जंतुओं में, उभयचरों में और शैवालों में। जबकि आंतरिक निषेचन मछली के शरीर के अंदर में होता है, जैसे मछलियों में, छिपकली में यानी रेप्टाइल्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में,
आवृतबीजी पौधों में, और साथ ही साथ अधिकांश जंतुओं में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? आंतरिक निषेचन पाया जाता है, यानी कि मेल गैमेट बाहर से फीमेल गैमेट के अंदर प्रवेश करता है और फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज़ करके निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो ये क्रिया कहलाता है आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो किन में पाया जाता है? फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, और किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, आवृतबीजी और अधिकांश जंतुओं में पाया जाता है। इसमें गैमेट्स बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं तो उनके नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, और साथ ही साथ संयोगवश मिलने के लिए उनको अधिक से अधिक संख्या में उत्पन्न करना जरूरी होता है। तो इसलिए युग्मकों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। जबकि इसमें आंतरिक निषेचन में मेल गैमेट तो संख्या में अधिक होते हैं और फीमेल गैमेट संख्या में कम होते हैं, क्योंकि मेल गैमेट को मूव करके या गति करके फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है। तो उस दौरान उसमें फीमेल गैमेट के या नर युग्मक के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इनकी संख्या, नर युग्मकों की संख्या अधिक होती है, और नर युग्मक चल कर जाते हैं यानी गति करके जाते हैं फीमेल गैमेट तक, इसीलिए इनमें पूंछ या फ्लैजिला पाया जाता है, या क्लेमाइडोमोनास में जैसे कि फ्लैजिला पाया जाता है, यानी जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है उनमें क्या होता है? नर युग्मक अधिक संख्या में होते हैं और मादा युग्मक कम संख्या में पाए जाते हैं। नर व मादा दोनों युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं, यानी मेल गैमेट स्पर्म होगा या फीमेल गैमेट ओवम होगा, वो इन जलीय जंतुओं में या शैवालों में क्या पाया जाता है? बाहरी माध्यम में गैमेट्स को छोड़े जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? नर युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं और वो गति करते हैं, और मादा युग्मक जो है वो शरीर के अंदर में ही रहते हैं। तो फीमेल गैमेट जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? मादा के शरीर में, गर्भाशय के अंदर स्थित रहते हैं। इसमें इसके फलस्वरूप जो संतति बनते हैं, ये बाह्य फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो संतति बनते हैं वो कम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि बाहरी माध्यम में होते हैं और उनको कई तरह के प्रेडेटर्स की, यानी कि शिकारी मछलियों की या अन्य बड़ी मछलियों से खतरा रहता है, और साथ ही साथ उसमें बाहर माध्यम में ये कम सुरक्षित होते हैं। और साथ इसमें देखिए, इसमें ये अंदर गर्भाशय के अंदर स्थित होते हैं, जाइगोट का निर्माण गर्भाशय के अंदर स्थित होता है, तो इसलिए होता है, इसलिए ये सुरक्षित होते हैं। संततियों की संख्या इसमें अधिक होती है, ये अधिक संख्या में बनते हैं। बाह्य निषेचन के द्वारा बनने वाली जो संतति होती हैं, उसके संतान बनते हैं, वो अधिक संख्या में होते हैं, जबकि इसमें संततियों की संख्या जो होती है वो आंतरिक निषेचन में कम होती है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अंतर, इसलिए मैं डिटेल करके यहाँ पर आपको दी हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके अलावा निषेचन के बाद में हम और घटनाएं देखते हैं, भ्रूणोद्भव और कोशिका विभाजन। तो निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है उसमें कोशिका विभाजित होती है। एक कोशिकीय जाइगोट होता है, उसमें कई विभाजन होते हैं और विभाजन के बाद में कोशिकाओं का एक समूह प्राप्त होता है। फिर वो कोशिकाएं जो होती हैं विभिन्न ऊतकों का निर्माण करती हैं, और ऊतक जो हम आपस में मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, और फिर एक संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया भ्रूणोद्भव या इसके अंतर्गत पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। मतलब निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है या युग्मनज बनता है, तो युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। तो भ्रूण के बाहर बनने की प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं अंडप्रजक और दूसरे पाए जाते हैं सजीव प्रजक। अंडप्रजक जो होते हैं वो ओविपेरस कहलाते हैं, और सजीव प्रजक जो होते हैं वो विविपेरस कहलाते हैं। तो अंड प्रजक में क्या होते हैं? अंडे बाहर आते हैं और अंडों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, या कभी कभी निषेचित अंडे बाहर आते हैं और भ्रूण जो है वो अंडों से फूटकर बाहर निकलते हैं और जीव की उत्पत्ति होती है। और सजीव प्रजक में क्या होते हैं कि सजीव प्रजक में पूर्ण विकसित जीव जो है वो मादा के शरीर से बाहर आता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो सजीव प्रजक या विविपेरस कहलाते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें निषेचन के पूर्व की घटनाएं, निषेचन में बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, निषेचन के पश्चात की घटनाओं में आपको एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूणोद्भव, और उसमें उसके फलस्वरूप फिर आपको जो उसके आधार पर जीव जो होते हैं भ्रूण के विकसित होने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। तो इन प्रश्नों को, इनमें भी अंतर कई बार पूछा जाता है कि ओविपेरस और विविपेरस में अंतर क्या है। तो ओविपेरस का एग्जाम्पल क्या होगा? जो अंडे देते हैं, जैसे कि मछली है, छिपकली है और पक्षी हैं, ये सब किस में आएंगे? ओविपेरस में आएंगे। और सजीव प्रजक में कौन आएंगे? जो सीधे बच्चे देते हैं, जो अधिकांश स्तनधारियों में आपको दिखाई पड़ेंगे सजीव प्रजक के रूप में या कि विविपेरस के रूप में। तो ये हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं चैप्टर 2 के वीडियोस लेकर। ठीक है।